पर हमारे देश में सियासी मुठभेड़ हो रही है और हमारे देश के नेताओं ने एनकाउंटर को भी हिंदू और मुसलमानों में बांट दिया है। अब देखिए, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हमारे देश के जो विपक्षी नेता और भी बहुत सारे लोग राम गोपाल मिश्रा की हत्या पर बिल्कुल खामोश थे। उन तमाम नेताओं ने और लोगों ने आज आरोपी मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालीम के एनकाउंटर की कड़े शब्दों में आलोचना करना शुरू कर दिया है और इसे भारत के लोकतंत्र और संविधान के लिए एक बहुत ही खतरनाक बात बताया है। अब आप सोचिए कि राम गोपाल, अखिलेश यादव ने कहा है कि वो बिना नाम जाने भी ये बता सकते हैं कि सरकार ने किन लोगों का एनकाउंटर किया होगा और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर से कानून व्यवस्था में कोई सुधार होता तो उत्तर प्रदेश आज काफी आगे होता। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर्स का सहारा ले रहे हैं, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि इस एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी की ठोक देंगे वाली नीति के बारे में सब जानते हैं और बाकी विपक्षी दलों के नेता भी इस एनकाउंटर की लगातार आलोचना कर रहे हैं। एनकाउंटर की आलोचना होनी भी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, हम भी नहीं कह रहे। एनकाउंटर की जांच जरूर होनी चाहिए कि एनकाउंटर सही है या गलत है, कहीं नकली है या असली है। एनकाउंटर को कभी सही नहीं ठहराया जा सकता, ना ही इसका महिमा मंडन होना चाहिए, हम भी कहते हैं। लेकिन यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि यही सारे विपक्षी नेता उस वक्त बिल्कुल खामोश थे जब राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई और इन नेताओं ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या पर इस तरह से अपना दुख नहीं जताया था जिस तरह से अब ये इस एनकाउंटर के खिलाफ अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आज जब हमारे देश के नेताओं ने पुलिस एनकाउंटर को भी धर्म और जातियों में बांट दिया है, तब आपको ये आंकड़े जरूर याद रखने चाहिए। कुछ आंकड़े निकाल कर लाया हूं। वर्ष 2017 से अप्रैल 2023 के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश में छोटे बड़े कुल मिलाकर 10,900 एनकाउंटर्स हुए, जिनमें 23,300 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई और कुल 183 अपराधी इन एनकाउंटर्स में मारे गए। तो ये आंकड़े पहले आप देख लीजिए। इनमें भी 120 अपराधी यानी 66% अपराधी हिंदू थे और 61 अपराधी यानी 33% अपराधी मुसलमान थे। मारे गए अपराधियों का मैं ब्रेकअप आपको दे रहा हूं धर्म के हिसाब से। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, अपराधी तो अपराधी ही होता है, उसका क्या धर्म देखना और उसकी क्या जाति देखनी। लेकिन हमारे देश के नेता सबसे पहले धर्म देखते हैं, सबसे पहले जाति देखते हैं, इसलिए उनके लिए यह ब्रेकअप दिया जा रहा है कि जो कुल मिलाकर एनकाउंटर हुए हैं 2017 से 2023 तक, उसमें एनकाउंटर्स में मारे गए 33% अपराधी मुस्लिम थे और 66% अपराधी हिंदू थे। इससे यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में जिन अपराधियों का एनकाउंटर हुआ उनमें हिंदू अपराधी मुसलमानों से कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम इन अपराधियों की जातियों को देखें तो 18 अपराधी ब्राह्मण थे, 16 अपराधी ठाकुर थे, 15 अपराधी जाट और गुर्जर समाज से थे, 14 यादव थे, 13 दलित थे, 3 आदिवासी थे, 7 ओबीसी थे और 2 अपराधी सिख समुदाय से थे। उनका भी ब्रेकअप देख लीजिए जातियों का, क्योंकि आजकल लोगों को जाति पूछने का बड़ा शौक चढ़ा है, तो जातियों का ब्रेकअप भी देख लीजिए, क्योंकि हर बात पर आजकल जाति पूछी जाती है। आज पूरे देश में यह बहस हो रही है कि राम गोपाल मिश्रा की हत्या गोलियों से हुई या फिर यातनाओं से हुई। मरने से पहले राम गोपाल मिश्रा के नाखून उखाड़े गए थे या नहीं उखाड़े गए थे, मरने से पहले उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए थे या नहीं दिए गए थे। और हमारे ही देश का एक तबका यह कहने की कोशिश कर रहा है कि राम गोपाल मिश्रा तो गोलियों से मारा गया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? उसके नाखून तो नहीं उखाड़े गए, उसे यातनाएं तो नहीं दी गई। तो आज ऐसे तमाम लोगों से हमारा एक ही सवाल है, क्या राम गोपाल मिश्रा के परिवार को उसकी हत्या का मातम मनाने के लिए आप 24 घंटे भी नहीं देंगे? कुछ लोग ये कहकर अभी से खुशियां मनाने लगे कि राम गोपाल मिश्रा को तो कोई यातना नहीं दी गई थी। क्या यही काफी है? आज आप सबके लिए एक बड़ा सवाल यह है
कि क्या गोली मारकर हत्या करना अपराध नहीं है। पिछले 24 घंटों से रामगोपाल मिश्रा की हत्या कहीं पीछे छूट गई और उसे यातनाएं दी गई या नहीं दी गई, उसके नाखून उखाड़े गए या नहीं उखाड़े गए, उसके शरीर पर बिजली का करंट लगाया गया या नहीं लगाया गया, बहस इस बात पर हो रही है। और सब लोग ये भूल गए कि एक लड़के को खुलेआम पकड़कर किडनैप करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, उसकी जान चली गई, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। बात इस बात पर हो रही है, बहस इस बात पर छिड़ी है कि यातनाएं दी गई थी या नहीं दी गई थी। रामगोपाल मिश्रा को 5, 10 और 15 नहीं बल्कि गोलियों के 40 छर्रे लगे थे, ऐसा इसमें लिखा है, जिनमें 29 छर्रे गर्दन से सीने के हिस्से में लगे हैं, गर्दन से और सीने के बीच। 2 छर्रे दाहिने हाथ में लगे, 3 छर्रे बाएं हाथ में लगे और 6 छर्रे चेहरे पर लगे। दूसरी बात, गर्दन के पीछे भी 2 चोटों के निशान हैं, जहां से गोलियों के छर्रे शरीर के आर पार निकल गए। तीसरा, पूरे शव पर कुल 8 गहरी चोटों के निशान हैं और इनमें भी सिर पर एक ऐसी चोट है जिसे देखकर यह लगता है कि रामगोपाल मिश्रा पर शायद किसी धारदार हथियार से वार किया गया था। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि यह चोट घसीटते वक्त या गिरते वक्त भी लग सकती है। चौथी बात, रामगोपाल मिश्रा के दोनों पैरों के अंगूठों पर ऐसी चोटों के निशान हैं जिन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डीप बर्न इंजरी बताया गया है। डीप बर्न इंजरी उसे कहते हैं जिसमें शरीर के किसी हिस्से की स्किन, यानी आपकी जो स्किन है, आपकी त्वचा जो होती है वो जल जाती है। और इस मामले में भी रामगोपाल मिश्रा के दोनों पैरों के अंगूठे जले हुए हैं, त्वचा जली हुई है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या रामगोपाल मिश्रा को इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए थे, क्योंकि इस तरह की चोट इलेक्ट्रिक शॉक से भी आ सकती है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन चोटों का कारण नहीं बताया गया है। पांचवी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि रामगोपाल मिश्रा की मौत सदमा लगने से यानी ट्रॉमा से और ज्यादा खून बहने से हुई है, हेमरेज से हुई है, इसमें यह भी लिखा है। और वो भी मैं आपको पढ़कर आगे अभी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें यह भी लिखा है कि जब रामगोपाल मिश्रा को गोलियां लगी तो इससे इंटरनल ब्लीडिंग के कारण रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई है। और आज ही हमें एक वीडियो भी मिला है जिसमें यह साफ साफ दिखता है कि कुछ लोग रामगोपाल मिश्रा पर गोलियां चलाते हैं और इसके बाद वो गोली लगने से नीचे गिर रहा है। और इस वीडियो में एक लड़का यह भी कह रहा है कि अब्बा वो मर गया। हमारे और आपके लिए तो ये बड़ी आसान सी बात है, हमारे लिए तो ये सजा नहीं फक्र की बात है, लेकिन इसके लिए ये बहुत कड़ी सजा है। और इस आरोपी को अदालत ने वो सजा सुनाई है जो इसके लिए सबसे बड़ी सजा हो सकती है। यानी आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, तिरंगे को सलामी देंगे और भारत माता की जय का नारा लगाएंगे, और वो भी हर महीने 2 बार। दूसरा, इस आरोपी को तब तक इन शर्तों का पालन करना होगा जब तक इस मामले में अदालत का आखिरी फैसला नहीं आ जाएगा। यानी, और आप तो जानते हैं कि अदालत का फैसला आने में वर्षों का समय लगता है। इसका मतलब यह है कि इस आरोपी को न जाने कितने वर्ष तक हर महीने कम से कम 2 बार पुलिस स्टेशन जाना है और वहां पर तिरंगे को सलाम करना है और भारत माता की जय के नारे लगाने। यह शायद पहली बार है जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले किसी आरोपी को भारत माता की जय और तिरंगे को 21 बार सलामी देने की शर्त पर अदालत ने इस तरह से अंतरिम जमानत दी है। और इस फैसले के बाद आरोपी मोहम्मद फैजल खान ने कहा है कि उसने अपने दोस्तों के उकसाने पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, लेकिन अब वो हर महीने पुलिस स्टेशन जाकर भारत माता की जय का नारा लगाने के लिए तैयार है। फैजल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फैजल जेल से छूट करके आया है और फैजल ये बताइए, जो आपने किया था उसका पछतावा है? अब बहुत पछतावा सर, मजाक पट्टी में नशे में था मैं थोड़ा सा, उसमें मजाक में वीडियो बना ली तो उन्होंने फायरिंग कर दी मेरी जी। इसका मुझे बहुत पछतावा। मैं सब कानून का और
देश का बहुत पालन करता हूँ, वो करता रहूँगा। गलती हुई है इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी सर। आपको जो जमानत दी है कोर्ट ने, उसके साथ एक शर्त भी बोली है जी क्या उसका पालन करेंगे आप? जी करूँगा बिल्कुल। हर मंगलवार को पहले महीने में यहाँ पे वो देना है जे इनकी 21 बार, और यहाँ साइन भी करना है मेरे को, जी और हर मैं आऊँगा जब तक ये पालन कर दिया है मेरे को कोर्ट ने, तो मैं करता रहूँगा। आपको तिरंगे को भी सलामी देनी है? तिरंगे को भी सलामी देना है देंगे? देंगे सर। तो क्या हो क्या गया था जो आपसे ये निकल गया मुंह से आपसे? सर वो तो बस रील बना रहे थे ये लोग मजाक पट्टी में, और वो क्या उनके हाथ से वायरल हो गई। बस इसके अलावा कानून के उसमें सख्त हूँ मैं, कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, सामना चाहता हूँ मैं। देश के लिए भी मैं बहुत, देश का नागरिक नहीं हूँ मैं जमींदार किसान का लड़का हूँ। पंचर की दुकान थी, मैं काम करता था उनकी दुकान पे। गलती हुई सर, इसके अलावा कभी जिंदगी में ऐसी गलती करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, कभी होगी नहीं श्रीमान जी, माफ़ी चाहता हूँ। देश से मैं बहुत प्यार करता हूँ, गलती किससे नहीं होती सर। मैं हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ, जिंदगी मेरी नहीं है, नहीं पैदा हुआ, नहीं मरूंगा, नहीं रहूँगा। जय हिंद भारत। शराबबंदी होते हुए भी नकली शराब पीने से 25 लोगों की मौत हो गई, 7 लोगों की आंखें चली गईं, और ये सारे लोग गरीब परिवारों से हैं। हमारे देश की व्यवस्था के कड़वे सच को इस खबर से आज आप समझ सकते हैं कि जिस राज्य में, आप सोचिए, जिस राज्य में, आप तस्वीरें जब आप देखेंगे, जिस राज्य में शराबबंदी है, शराब पर प्रतिबंध लगा हुआ है, वहां कच्ची शराब पीकर लोग मर रहे हैं। इस वक्त हम सिवान के खैरवा इलाके में मुसहर टोली में है, और ये पूरा इलाका ऐसा लगता है मानो हर घंटे किसी न किसी की लाश जो है गांव से निकल रही है। और यहाँ पर देखिए मुसहर टोली से एक और लाश जो है यहाँ पर निकल रही है, और ये एक महिला की लाश है, और जो बताया जा रहा है कि इसने भी जहरीली शराब का सेवन किया था, उसके बाद ही इसकी हालत बिगड़ी है और इसकी मौत हो गई है। ये सविता देवी का शव है, और लगातार इस पूरे इलाके में जो है कई ऐसे गांव हैं जहां पर इस तरीके की घटना से सामने आई है। पिछले 48 घंटे में सिवान के खैरवा इलाके में कई लोगों ने जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो में सिवान में, ये खैरवा गांव है, और खैरवा गांव में भी देखिए किस तरीके से चीख पुकार जो है वो। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिहार में शराबबंदी है, शराब पर पूरा प्रतिबंध लगा हुआ है, और फिर भी वहां लोग नकली शराब पीने से मर रहे हैं। अगर आप दो राज्यों की तुलना करें, एक बिहार जहां पूरा शराबबंदी है, और एक देश की राजधानी दिल्ली जहां कुछ समय पहले तक शराब की बोतल पर एक बोतल के साथ एक फ्री मिल रही थी, और दोनों जगह अगर आप एक छोटी तुलना करेंगे तो आप देखेंगे जिस राज्य में शराबबंदी है वहां नकली शराब पीकर लोग मर रहे हैं। यानी शराब तो वहां भी मिल रही है, और जिस राज्य में शराब की नदियां बह रही हैं शायद, वहां पर आपको नकली शराब पीकर कोई मरता हुआ नजर नहीं आएगा। और शब्दों की अहमियत बोलने के भाव से पता चलती है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है।